हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी मित्रा में। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे संविधान के भागों पर। अभी तक हमने संविधान के ऊपर 6 लेक्चर में बात कर ली है, जिसमें हमने भारत का संवैधानिक विकास के ऊपर 4 लेक्चर में बातें की है। इसके अलावा संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने बातें कर ली है। आज हम बात करेंगे कि हम जो संविधान के भाग है वो कितने भाग है और उन्हें कैसे पढ़ना है। संविधान पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है संविधान को भाग वाइज पढ़ना, जिससे हमें अनुच्छेद बहुत आसानी से याद हो जाते हैं और हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, बल्कि चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आज का टॉपिक है संविधान के भाग। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। आज भी हमारे पास 22 ही भाग है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई और अनुच्छेद भी 395 है। लेकिन अगर इन भागों के अंदर कुल संख्या 22 ही है, लेकिन अगर इनको कै खे गै घे ऐसे करके पढ़ा जाए तो भागों की संख्या 25 हो गई है, अनुसूचियां 12 हो गई है 8 से बढ़कर, और अनुच्छेद हमारे पास 450 प्लस है, यानी आपके पास 470 के आसपास अनुच्छेद है। तो लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 22 भाग पूछेगा तो आपको 22 भाग आंसर देना है। लेकिन अगर कभी 22 ऑप्शन ना देगे, 25 ऑप्शन दे देगा तो आपको 25 भाग ऑप्शन आंसर देना है। और अनुसूचियों की संख्या अभी के टाइम पे 12 है, लेकिन अगर पूछी जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी तो 8 थी। इसी प्रकार अनुच्छेद की संख्या पूछी जाए तो आज के टाइम पे 450 से ज्यादा हो गई है, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम से पर 395 अनुच्छेद थे, जिनमें कै खे करके संविधान संशोधन के द्वारा आज के टाइम पे 450 प्लस हो गई है। तो हम बात करते हैं संविधान के भागों के ऊपर। आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। तो भाग 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा भाग का नाम, इस भाग के अंदर क्या चीज है, और उसके आगे हम देखेंगे कि इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो भाग 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की बातें की गई है। यहां पर बताया गया है कि कैसे भारत में कितने राज्य हो गए। इसमें 4 अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत की व्यवस्था संघात्मक होगी। इसके अलावा दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है कि अगर बाहर से कोई राज्य भारत में आता है तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा जोड़ना है। तीसरे अनुच्छेद में बताया गया है कि अगर भारत के अंदर ही राज्यों में से राज्यों को तोड़कर कोई अन्य राज्य बनाया जाए, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों से जगह लेकर कोई राज्य बनाया जाए तो उसकी प्रक्रिया कैसी होगी। और अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई संविधान संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह संविधान संशोधन साधारण बहुमत से हो जाएगा। यानी कि जब हम अनुच्छेद को भाग के साथ पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि यह अनुच्छेद कहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा भाग 2 है जो भाग 2, इसमें बात है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और इसमें अनुच्छेद लेके 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद की बात है। देखो, अगर हमें भाग और भाग के साथ अनुच्छेद याद हो जाए तो छोटे एग्जाम में जो अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जैसे वित्त आयोग का वर्णन कहाँ पर है, चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ पर है, और राष्ट्रपति के बारे में कोई अनुच्छेद पूछ ले, या आपके बारे में नागरिकता में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है तो अनुच्छेद कहाँ पर है, तो आप केवल अगर भाग और आपको अनुच्छेद पता है तो आप उससे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जैसे मान लो नागरिकता के ऊपर पूछ लिया कि संसद द्वारा नागरिकता में संशोधन किया जा सकता है, तो उसके ऊपर
आएगा, जैसे इसके बीच से एक अनुच्छेद दे देंगे, जैसे 5 से 11 है तो मान लो अनुच्छेद नंबर 11 दे दिया, एक अनुच्छेद 23 दे दिया, एक अनुच्छेद 43 दे दिया और एक 165 दे दिया। तो आप देख सकते हो कि नागरिकता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक ही है। तो आप वहां से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो केवल भाग और अनुच्छेद पता होने से। भाग 3, भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, और ये आपका 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच में है। देखो जैसे भाग 2 है जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भारत की नागरिकता, हम जब इस भाग को पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है और भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से खोया जा सकता है, और संसद द्वारा कितने नागरिकता में संशोधन किए गए और नागरिकता अधिनियम कब आया था, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसे ही जब भाग 1 पढ़ेंगे, हम जैसे एक पूरक को सोल्व हो जाएंगे, मतलब भाग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक एक भाग करके चीज़ों का आसानी से सोल्व करेंगे और आसानी से सीखेंगे कि हमें याद कैसे करना है। अब इसके बाद भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। यहाँ पर आपको 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, और वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको यहीं पर पढ़ने हैं, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है वो, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आपको सब यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आएगा भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ऐसे नागरिकता को सिटीजनशिप बोला जाता है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोला जाएगा। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हो जाएगा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसमें आपको ऐसी चीजें बताई गई है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए, और ये अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक इसमें बात की गई है, और इसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है कि राज्य को लोगों का कल्याण कैसा करना चाहिए, समाज का कल्याण कैसा करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के लिए ये भाग 4 जोड़ा गया है। अब इसके बाद आता है भाग 4 क। भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, देखो जहां पे सिंपल भाग होगा, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ ये उसी समय से थे, लेकिन जब किसी भाग के आगे भाग क आएगा, मतलब 4 क या 9 क आएगा या 14 क आएगा, तो यानी कि वो सभी चीजें बाद में हमारे संविधान में जोड़ी गई है संशोधन करके। इसी प्रकार जो भाग 4 के है जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य है, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और उस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के में जोड़ा गया था। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जहां से यह मतलब सब्जेक्ट उठाया था, वो यानी कि कहां से प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि हमारे पास मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो वो प्रेरित हुए थे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर सरदार सिंह समिति ने कहा था कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और उसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के में जोड़ा गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, यानी कि जब 1976 में इसको जोड़ा गया तो इसकी जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 10 थी, लेकिन फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और आज के टाइम पे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था।
ये जब हम मौलिक कर्तव्य नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम मौलिक अधिकारों के बारे में बातें करेंगे, हम एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज यानी भाग वाइज एक एक अनुच्छेद के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है भाग 5। भाग 5 में संघ यानी कि यूनियन की बात की गई है, यानी जो यूनियन है यानी संघ है उसकी बात की गई है। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं आपके 52 से लेके 151 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 5 में है। अब इस भाग 5 को भी आप तोड़ सकते हो पढ़ने की दृष्टि से आसानी से करने के लिए। आप इस संघ को तोड़ सकते हो कार्यपालिका में। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, उसके बाद संघ की विधायिका का वर्णन है, इसके बाद संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका क्या होगी, आप सुप्रीम कोर्ट मान के चलते हो, उसका वर्णन है। और उसके बाद कैग के बारे में अनुच्छेद है। कैग यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में वर्णन है। अब जब आप कार्यपालिका को पढ़ोगे तो कार्यपालिका के अंदर आप बोल सकते हो 52 से लेके 78 तक जो अनुच्छेद है उसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ऐसे ही जब विधायिका को देखोगे आप तो 79 से लेकर 123 तक संघ की विधायिका का वर्णन है। और न्यायपालिका को आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 124 से लेकर 147 तक है। और कैग का वर्णन 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक किया गया है। यानी कि जैसे ही आप संघ की कार्यपालिका के बारे में कोई बात करोगे तो आपको इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद के बीच में वो चीजें लिखी होगी। जैसे इसमें आएगा आपका राष्ट्रपति, ये 52 से आप 62 मान सकते हो, ये आपको मैं बाद में एक एक पढ़ाऊंगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ये आ जाएंगे कार्यपालिका के रूप में। आपको पता होगा कार्यपालिका जो काम करती है, विधायिका जो कानून बनाती है, उसका पालन कौन करती है, करवाती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या होती है, जो इसने कानून बनाया है वो हमारे संविधान के साथ न्याय संगत है उसको देखती है, यानी कि ये कानून का परिवर्तन देखती है कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या क्या होती है। और कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जो सरकार खर्चे करती है, जो पैसा आता है उसका पूरा लेखा जोखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है कि सरकार के पास कुल कितनी प्राप्तियां हुई है, सरकार के कुल कितने खर्चे हुए हैं। और ये स्टेट का के लिए भी करता है और सेंटर के लिए भी करता है, ये सब कुछ करता है। इसी के अंडर में स्टेट के लिए भी होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंदर। तो जैसे कार्यपालिका की हम बात करेंगे तो इसके अंदर राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा आपकी, फिर मंत्रिपरिषद के बारे में बात हो जाएगी। मंत्रिपरिषद के अंदर ही आपके पीएम भी आ जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री आ जाएंगे। और एक होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी का भी वर्णन इसी के बीच में आएगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ भारत के महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो आपको सीधा देख लेना है कि भाई 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है, तो इसी के बीच में किसी अनुच्छेद में होगा। तो ये आपका 76 नंबर अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन है। यानी कि आपको तुक्का लगाने में, मतलब अगर 4 ऑप्शन दिए तो उन क्वेश्चन में से आपको सही आंसर तक पहुंचने में, आंसर को, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी जब चीजों को आप ऐसे तोड़ तोड़ कर करोगे। ऐसे ही विधायिका के अंदर क्या आ जाएगा, संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, क्योंकि सेंटर की बात हो रही ना, केंद्र की। और राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके विशेषाधिकार, उनके वेतन भत्ते, ऐसे ही उनकी नियोग्यताएं। और कोई मतलब बिल लेके आते हैं तो बिल का पास करने का काम किसका होता है, विधायिका का। यानी बिल वगैरह, जैसे आपका वित्त विधेयक हो या साधारण विधेयक हो या आपका धन विधेयक हो, उन सब के बारे में वर्णन आपको 79 से लेकर 123 तक मिलेगा। ऐसे ही न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन होगा वो 124 से लेकर 147 तक होगा। और जो कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन 148 से लेकर 151 तक है।
यानी कि जब आप राष्ट्रपति को पढ़ोगे यहाँ पे पढ़ोगे, विधायिका को यहाँ पे, और जब राष्ट्रपति की विधायी संबंधित शक्ति होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। 123 में इनकी विधायी संबंधित शक्ति है, तो मतलब परामर्श संबंधी शक्ति है जो न्याय उससे लेते हैं न्यायपालिका से। तो इन चीजों को आप एक साथ जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी। ऐसे ही अगर मैं भाग 6 की बात करूं तो भाग 6 आ जाएगा। अभी हमने संघ की बात की यानी सेंटर की बात की है, अब हम स्टेट पे आ जाएंगे तो भाग 6 हो जाएगा राज्य। भाग 6 हो जाएगा आपका राज्य। और राज्य के आप अगर अनुच्छेद देखोगे तो हमारा संघ कहां तक आया था, 52 से लेकर 151 तक आया था, तो ये हो जाएगा आपका 152 से लेकर 237 तक। यानी कि यहां पे आपको राज्य के बारे में बातें मिलेगी। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की विधायिका होगी, राज्य की न्यायपालिका होगी, और कैग के बारे में तो पहले ही हो गया क्योंकि ये सेंटर का कैग ही अपने अंदर में स्टेट के कैग को रख के पूरा डाटा रखता है। अब जब कार्यपालिका की बात होगी तो ये अनुच्छेद थोड़े चेंज हो जाएंगे। अभी देखो अनुच्छेद कितना था, 52 से लेकर 78 तक सेंटर का था, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 152 से लेके। और आपको याद रखने का तरीका बताता हूं, ये इससे 11 कम, यानी 78 में से अगर 11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 67, यानी 167 तक अनुच्छेद का वर्णन होगा, यानी कार्यपालिका का वर्णन होगा। ऐसे ही देखो विधायिका का 167 के बाद क्या आएगा, 168, और इसमें 123 में से 110 मतलब 10 कम कर दो, 23 में से 10 कम होंगे 13, तो यानी 213 तक किसका वर्णन होगा, विधायिका का वर्णन होगा। कहाँ की, स्टेट की। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन हो इसका न्यायपालिका क्या होगी, हाई कोर्ट होगी। एक तो इसे भी दो भाग में तोड़ लो आप, एक हाई कोर्ट होगे और एक हाई कोर्ट के अधीन जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनके बारे में भी लिखा है। अगर हाई कोर्ट की बात देखो तो आप हाई कोर्ट का वर्णन होगा 214 से लेकर 231 तक, और उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है उनका वर्णन है 232 से लेकर 237 तक। तो आपको ऐसे तोड़ तोड़ के याद रखना है। मान लो अब मैं हाई कोर्ट के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि हाई कोर्ट में इसके गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर इसके बीच में कहीं मिलेगा, तो आप उसको आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो। देखो तो इसमें कार्यपालिका में क्या होगा, स्टेट में कार्यपालिका क्या होती है, जैसे महाराष्ट्रपति है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। वहां पे उपराष्ट्रपति है, यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता, तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, मंत्रियों के बारे में बात होगी। और प्रधानमंत्री होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, यानी चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। और वहां पे महान्यायवादी है तो यहाँ पे हो जाएगा महाधिवक्ता। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे कर लूं कि महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप देखो 152 से लेके 165 के बीच कहीं पे दिया गया होगा, तो इसके बारे में 165 में वर्णन है। तो आप इसके बीच में ही है ना, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हो, आराम से सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही अब इसकी अगर विधायिका की बात करूं तो क्या होगी, यहाँ पे विधानमंडल होगी। विधानमंडल के भी दो भाग हो गए, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। विधान परिषद सभी स्टेट में तो है नहीं, जितने स्टेट में है शायद 7 स्टेट में, आप देख लेना अभी कितने हैं, और तो उसके बारे में आपको वर्णन कर देना है। जैसे ही हम इस भाग पे आएंगे तो हम इसके बारे में पूरा खोल के पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको भाग 5 के साथ भाग 6 को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि दोनों चीजें देखो एक समान चल रही है। यहाँ पे राष्ट्रपति है, यहाँ पे राज्यपाल, यानी एक एक जैसी चीजें चलेगी। अब जैसे यहाँ पे न्यायपालिका की बात आएगी, यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाएगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट। इसका 214 से 231 के बीच में अनुच्छेद में वर्णन है। और जिस जो हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उनका वर्णन जो है वो 232 से 237 के बीच है। अब इसके बाद आता है भाग 7। जो भाग 7 था, ऐसे लिख देता हूं रोमन में, जो भाग 7 था पहले इसके अंदर जो है ना राज्यों की लिस्टिंग थी। जो हमारे राज्य है ना उनको ए बी सी डी ऐसे करके लिस्टों में बांटा गया था। जब हम भाग 1 पढ़ेंगे और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ए बी सी डी में करके राज्यों को बांटा गया था। अब जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आता है और ए बी सी डी में जो राज्य बांटे गए थे उनको राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों में जब बांटा जाता है तो अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो ये खत्म हो जाता है। यानी कि 7वां संविधान संशोधन, देखो भाग 7 है तो 7वां ही संविधान संशोधन हुआ। और कब हुआ? 19 राज्य पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और इस लिस्टिंग की अब कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए इस लिस्टिंग को खत्म कर दिया गया। और जो इसका वर्णन था 237 के बाद अनुच्छेद आएगा 238, तो इसका वर्णन 238 अनुच्छेद में था, तो ये 238 अनुच्छेद भी खत्म कर दिया गया। तो अब इसके सामने आपको लिखा मिलेगा निश्चित। निश्चित का मतलब होता है इस अनुच्छेद को हटा दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 तक हो गया। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट्स बना के अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं, किताबों की चीजें किताबों की होती है। अब इसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 में लिख रहा है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन मतलब इसमें संघ राज्य क्षेत्र ही लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया आपके सामने संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित, इसका मतलब क्या होता है? केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक है। यानी अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 के बीच बताया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा। और जैसे यहाँ पे कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे भी है जिनकी खुद की विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और आज के अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है, तो उनके बारे में जो भी विशेष उपबंध है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यहाँ पे कैसे प्रशासन होगा। तो ये आपको 239 से 242 के बीच में मिलेगा। अब इसके बाद आता है भाग 9। भाग 9 में लिखा हुआ है पंचायत। जब आप भाग 9 पढ़ोगे तो भाग 9 में लिखा हुआ है सबसे पहले पंचायत। यानी अगर पंचायत, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1x करके, और इसको ऐसे भी लिखाता है भाग 8, जैसे भी आएगा रोमन नंबर में है, सिंपल नंबर में लिखा है हमने। तो भाग 9 में लिखा हुआ है पंचायत। और जब आप पंचायत को पढ़ोगे तो इसका अनुच्छेद है 242 के बाद आएगा 243 और इसके बाद आएगा 243 ओ तक। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो 243 से लेकर 243 ओ तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। और पंचायत के बारे में मैं आपको जब अनुसूची बताऊंगा, क्योंकि इसके साथ आपको अनुसूचियों को भी जोड़कर पढ़ना है, तो इसमें इसके अंदर जो अनुसूची है उसके अंदर टोटल 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के लिए। और ये 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन था 1992-93 में हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। देखो अब 73वां संविधान संशोधन के सामने 1992 और 93 दोनों लिखा आता है। इसका मतलब है कि जब ये बिल लाया गया संसद के अंदर वो 92 में लाया गया, और जब ये बिल पास हुआ, फाइनल क्या हुआ, ये बिल अधिनियम यानी एक्ट बन गया, वो 1993 में बना। इसलिए ये दोनों ही लिखे आते हैं। अब इसके बाद भाग 9 क्या है? भाग जो 9 क्या है उसमें पंचायत के बाद नगर पालिका का वर्णन है। यानी कि देखो हमने सबसे पहले सेंटर के बारे में बात कर ली, केंद्र के बारे में, फिर हमने क्या किया, स्टेट के बारे में बात की। अब हम क्या आ रहे हैं, विभिन्न शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। और अब हम लोकल बॉडी जो है, जैसे पंचायत हुई गांव लेवल की, और शहर में क्या होती है, नगर पालिका होती है, यानी लोकल बॉडीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये नगर पालिका का जो वर्णन है वो जो नगर पालिका है वो अनुच्छेद 243 ओ के बाद क्या आएगा, पी, 243 पी से लेकर 243 कहां पे जाके एबीसीडी खत्म होती है, जेड तक। और जेड के बाद जब स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी जेड जी, जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, ऐसे करके ये है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसके अनुच्छेद दिए गए हैं नगर पालिका के ऊपर। और यह भी इसके अंदर जब विषय दिए गए, पंचायत के अंदर तो 29 विषय है, इसके अंदर 18 विषय दिए गए हैं। और इसका जो संविधान संशोधन हुआ था वो 74वां संविधान संशोधन से 1992-93 से इसको जोड़ा गया था संविधान के अंदर। अब इसके बाद आता है भाग 9 ख। देखो भाग 9 भाग 9 ख, यानी ये जो स्टार्टिंग में 22 थे, ये क और ख करके जो जुड़े हैं उसके आधार पे 26 हो गए। लेकिन जब 7वां घटाएंगे तो ये 25 रह जाएंगे, अभी मैं बाद में बताऊंगा ये चीजें।
तो भाग नोक है, इसके अंदर लिखा हुआ है सहकारी समितियों के बारे में। जो सहकारी समितियां होती है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है, उनका जो वर्णन है वो भाग नोक है में है। और इसका जो अनुच्छेद है वो 243 जेड, जी के बाद क्या आएगा एच से लेके 243 जेड टी तक, इसके बारे में वर्णन है। देखो यहीं पे जैसे पंचायत है, तो पंचायत के लिए क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो उसके बारे में वर्णन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप पढ़ोगे तो। ऐसे ये सहकारी समितियां हो गई यहां से यहां तक लेकर। और ये जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ी गई थी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये संविधान संशोधन याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। अब भाग 9 के बाद आ गया भाग 10। भाग 10, जो भाग 10 है उसमें आपको मिलेगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके बारे में आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ कौन सी अनुसूची आपको पढ़नी है और इनके साथ आपको कौन सी अनुसूची पढ़नी है। जब अनुसूची बताऊंगा तो मैं आपको फिर से ये बातें बताऊंगा। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। 243 के बाद क्या आएगा 244, तो ये अनुच्छेद 244 और 244 ए में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेगा, को कैसे यहाँ पे प्रशासन किया जाएगा, और अनुसूचित क्षेत्रों को क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनका वर्णन आपको भाग 10 में मिल जाएगा। यानी कि अब इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको केंद्र राज्य संबंध देखने को मिलेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर विधायी संबंध कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, वित्तीय संबंध कैसे होंगे। इसी के साथ इसके नीचे मैं थोड़ा गैप देके लिख देता हूं भाग 12। भाग 12 में लिख रहा है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। देखो मैंने साथ साथ लिखे हैं क्योंकि कुछ चीजें मैं इसकी यहाँ पे आपको समझाऊंगा अभी। जैसे केंद्र राज्य संबंध है तो इसका वर्णन है 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंध का अनुच्छेद में वर्णन है। अब ये केंद्र राज्य संबंध है, इसको भी 3 प्रकार से आप बांट सकते हो। पहला इनके अंदर जो संबंध होगा वो विधायी संबंध, यानी जो विधायी संबंध होंगे, कैसे क्या काम करना है वो सब चीजें, यानी कि अधिनियम वगैरह का, एक्ट वगैरह के संबंध। उसके बाद इनके बीच में होगा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा होगा वित्तीय संबंध, यानी कि जो टैक्स वगैरह पैसे वगैरह आते हैं उनको कैसे एक दूसरे में बांटा जाएगा। तो जो विधायी संबंध है उसका वर्णन है 245 से लेकर 255 तक। इन जो अनुच्छेद 245 से 255 तक है उसमें है केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध। इसी प्रकार प्रशासनिक संबंध जो है वो है 256 से लेकर 263 तक। यानी कि ये तो खत्म हो गया। यानी जो भाग 11 है उसमें जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें 2 प्रकार के संबंधों का वर्णन है, पहला विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध। तो ये फिर वित्तीय संबंध कहां से आएंगे, तो ये आएंगे इस भाग से उठकर, और इसका जो वर्णन है वो है 264 से लेकर 293 तक, 93 या 94 जो भी है आप देख लेना एक बार यहाँ पे, तक इसका वर्णन है वित्तीय संबंध का। अब इसके बाद आती है संपत्ति संविदा वाद, यानी जो भाग 12 है इसका जो अनुच्छेद है टोटल 264 से लेकर 300 ए तक इसके बारे में वर्णन है। अब इसमें भी जो 300 ए है, जो 300 ए है यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया, और इसमें मैं जब आपको भाग 3 बताऊंगा तो बताऊंगा कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था और उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300 कै में जोड़कर एक हमारा जो वैधानिक अधिकार बना दिया। अब ये मौलिक अधिकार न होकर एक वैधानिक अधिकार है। अब इसके बाद आएगा यहीं पे आपको वित्त के बारे में वर्णन आ जाएगा कि कैसे टैक्स को कलेक्ट करना है, स्टेट कैसे आपस में बांटेंगे। देखो टैक्स को कलेक्ट करना और बांटने का काम कौन सुझाव देता है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग यानी वित्त आयोग का वर्णन इसके बीच में कहीं होगा, तो आप आराम से तुक्का लगा सकते हो ना। उसका वर्णन 280 है और 280 कहाँ है, इसके बीच में। ऐसे ही संपत्ति संविदा वाद के बारे में वर्णन है, यानी संपत्ति का अधिकार कहाँ लेके आए होंगे हम 301 के आसपास, तो ये आपका 301 में आया हुआ है।
तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद आता है भाग 13। इसमें लिखा है व्यापार, वाणिज्य और समागम। यानी कि जो भारत है इसके अंदर व्यापार के लिए आवागमन कैसे कर सकते हो, वाणिज्य कैसे कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन कैसे कर सकते हो व्यापार के लिए, इन सब का वर्णन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको याद इस भाग को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है भाग 14। भाग 14 ऐसे लिख देंगे भाग 14, या इसको ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। 12 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। 13 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, रोमन नंबर में। अब जब भाग 14 आता है, इसमें लिखा हुआ है सेवाओं के बारे में। ये सेवाएं केंद्र के स्तर पे भी हो सकती है और राज्य के स्तर पे भी हो सकती है। यानी कि जो भाग 14 है उसमें सेवाओं का वर्णन है। जिस सेवाएं केंद्र स्तर की सेवाएं भी हो सकती है, राज्य स्तर की भी सेवाएं हो सकती है, और इसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी हो सकती है, जैसे IAS, IPS, IFS, इनका भी वर्णन है। साथ में इन सेवाओं को कौन लेके आता है, लोक सेवा आयोग। वो सेंटर का लोक सेवा आयोग हो सकता है या स्टेट के लोक सेवा आयोग हो सकता है। यानी उन सब का वर्णन, जो भी सेवाओं का वर्णन है, ये भाग 14 में लिखा हुआ है। और ये आपको मिलेगा 308 से लेकर 323 अनुच्छेद के बीच, इस आर्टिकल के बीच आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। अब इसके बाद आता है भाग 14A या 14 क्या कह लो आप इसको, 14 क्या है, तो इसमें जोड़ा गया न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जैसे मैं रेलवे में जॉब करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे का अपना खुद का ट्रिब्यूनल्स होता है। और मान लो रेलवे के अंदर कोई केस वगैरह है, किसी को केस डालना है, तो वो खुद के ट्रिब्यूनल में जाके काम करेगा। ऐसे ही अलग अलग जगह का अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं। और जैसे मैं आपको कहूँ NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि कोई भी पर्यावरण से संबंधित अगर कोई मुकदमा है, आप उसको जाके NGT में डाल सकते हो, और 6 महीने के अंदर NGT आप उस केस का क्या कर देगा, फैसला सुना देगा। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था मुकदमों का। उस बर्डन को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स लाए गए, जो अलग अलग मतलब विशेष सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। तो ये इसके बारे में जो वर्णन है आपका 14 क में है। अब इसके बाद आता है भाग 15। और भाग 15 में आपको निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में मिलेगा। यानी कि इलेक्शन के बारे में जो भी कुछ मिलेगा आपको भाग 15 में मिलेगा। और ये आपका 324 से लेके 329 तक वर्णन है। आप कहोगे ट्रिब्यूनल का है, तो 323 के बाद क्या आएगा, 323A, यानी 323 के अंदर A B करके आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में मिल जाएगा। और निर्वाचन यानी इलेक्शन कैसे होगा, यानी चुनाव आयोग के बारे में आपको मिलेगा 324 से लेकर 329 तक। चुनाव आयोग के बारे में आपको मिल जाएगा, निर्वाचन के बारे में मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि कोई आदमी को लिंग, जाति आदि मतलब इसके कुछ सब्जेक्ट है, उसके आधार पर चुनाव मतलब वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। और वोट की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये 324 से लेकर 329 तक है। इसमें आपको मेनली जो सेंटर का निर्वाचन आयोग है उसके बारे में वर्णन है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको कहाँ मिलेगा, पंचायत वाले टॉपिक में मिल जाएगा। तो ये 324 से 329 के बीच है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ निर्वाचन आयोग के बारे में कहाँ वर्णन है, तो हमने पढ़ा चुनाव यानी निर्वाचन के बारे में वर्णन कहाँ है, 324 से लेकर 329 तक। तो इसके बीच में कहीं वर्णन होगा, तो इसके बीच में होगा तो 324 में है। तो आप उसको आंसर लगा सकते हो। देखो ऐसे अगर हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके सोल्व करें ना, तो उसका मतलब तुक्का लगाना नहीं होता, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, और जो बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। इससे आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकते हैं, अगर आप पढ़ा लिखा अपने अनुभव का पूरा फायदा उठा के एलिमिनेट करो चीजों को, तो ये आपको करना चाहिए। इससे आपके कई क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ऐसे भाग 16, इसको आप भाग 16 ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 15 भी ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें मैं तो लिखता हूँ रिजर्वेशन, मेरा लिखने का तरीका होता है रिजर्वेशन। और आपको संविधान में लिखा मिलेगा कुछ विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित
कुछ वर्ग हो सकते हैं से संबंधित विशेष प्रावधान। यानी कि आपको यहाँ पे जैसे मान लो आपको पता होगा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और पहले एंग्लो इंडिया भी होता था, एंग्लो इंडियन, जो अब खत्म हो गया। तो इनको किस चीज में कैसे रिजर्वेशन देना है, कैसे इनकी मतलब लोकसभा में कैसे होगा, राज्य की विधानसभा में कैसे होगा, वो सब इसका मतलब एससी आयोग कहाँ होगा, एसटी आयोग क्या होगा, ओबीसी आयोग, तो उस सब का जो वर्णन आपको मिलेगा वो इस टॉपिक में मिलेगा। और ये आपको मिलेगा टोटल 330 से लेकर 342 तक, इसके बारे में आपको कुल वर्णन मिल जाएगा। मतलब आप तुक्का लगा सकते हो ना, अगर मैं कहूँ एससी आयोग तो आप इसके बीच में कहीं 340 के आसपास होगा, आप तुक्का लगा सकते हो। अब इसके बाद आता है भाग 17। भाग 17 जो है वो भाषा के बारे में है कि भाषा मतलब सेंटर की भाषा कैसी होगी, स्टेट की कैसी होगी, एक स्टेट दूसरे स्टेट से काम कराएगा वो भाषा कैसी होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा कैसे होगी, जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसका हमें कैसे उत्थान करना है, वो सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी भाग 17 में। और जो इसका वर्णन होगा वो 343 से लेकर 351 तक इसका वर्णन है अनुच्छेद के अंदर। अब इसके बाद आता है भाग 18। भाग 18, भाग जो 18 है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है आपात उपबंध के बारे में लिखा हुआ है। और ये आपका 352 से लेकर 360 के बीच में लिखा है कि आपात उपबंध, तीनों प्रकार के आपात उपबंध, जैसे आपका वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राज्य आपात, मतलब एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राज्य जो आपात हो गया, यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपात। उनके बारे में 352, 56, 60 आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में वर्णन होगा। और उस टाइम पे हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा, कौन कितने समय के लिए चलता है, तो इसका पूरा वर्णन आपको यहाँ पे मिलेगा भाग 18 में। और 352 से 360 में इसके बारे में लिखा हुआ है। भाग जो 19 है वो आपको याद नहीं रखना, और इसमें क्या है विशेष प्रावधान है, कुछ विशेष उपबंध है, और ये 361 से लेकर 367 तक है जो हमें याद नहीं रखने हैं। अब इसके बाद आता है भाग 20। इसके बाद आता है भाग 20 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके में ही संविधान जो संशोधन है उसके बारे में लिखा है। ये संविधान संशोधन कहाँ पे लिखा है, भाग 20 में, और जो आर्टिकल है वो 368 में लिखा हुआ है। यानी कि हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे आपात बंद होगा हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जो संविधान संशोधन आएगा तो हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आता है भाग 21। ये भी विशेष प्रावधान है यहाँ पे भी, और ये आपका 369 से लेके 392 तक वर्णन है, आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। ऐसे ही जो भाग 22 है इसमें लिखा है संक्षिप्त नाम हमारे संविधान का, और ऐसे करके लिखा है कि हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, पाठ वगैरह, और ये 393 से लेके 395 तक है जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। यानी कि कुल मिला के हमें ये वाला नहीं पढ़ना है, विशेष प्रावधान वाला, ये उपबंध वाला और संक्षिप्त नाम वाला, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था 301 से लेके 307 तक। ये अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग नहीं है और ना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ऐसे भागों को कि इस भाग के अंदर क्या है और कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद है ये याद कर लेना है। और जब हम इन भाग वाइज पूरे संविधान को पढ़ेंगे अनुच्छेद वाइज तो हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो मैंने बताया था कि जब भारत का संविधान आया तो कुल 22 भाग थे, तो ये 22 भाग ही है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन भागों की संख्या मैंने बताई कि बढ़कर हो गई 25। अब 25 होने के लिए क्या हुआ कि देखो मैंने आपको बताया 4 कै जोड़ा गया, 9 कै जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया और 14 कै जोड़ा गया, यानी 4 भाग इसमें जोड़े गए। तो 4 जुड़ के तो हो गई 22, 4 26। लेकिन मैंने आपको बताया 7वां जो है वो घटाया गया, वो कम हो गया, तो 1 कम करोगे भाग हो गए 25। तो आपको ये याद कर लेना है और इनके प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। यहाँ से दिल्ली पुलिस, यूपी पीसीएस सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।